सम्राट चौधरी अपराधी है या नहीं है, 7 लोगों के खून उनका आरोप है, पर क्या सिस्टम को बुलडोजर और एनकाउंटर से क्लीन करेगा ताकि इनको पलायन ना करना पड़े, गुजरात, मेरे राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु नहीं जाना पड़े। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, कर भी दिया अपने स्टेट असेंबली में स्टेट चेंज, गवर्नर से साइन ही नहीं करेंगे। नौकरी आदमी बिहार में करता हो, सरकार उसको गारंटी बिहार के अंदर नौकरी, इनको बिहार के अंदर रुकना पड़ेगा। अब सवाल आता है फिर इसमें इकोनॉमी कैसा। तहसीन कोई एक राज्य तो बताइए भारत में जहां पर हर परिवार में सरकारी नौकरी हो। बिहार चुनाव को लेकर बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। एक तरफ महागठबंधन है जहां मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव को आगे किया गया है, मुकेश सहनी का नाम उप मुख्यमंत्री के तौर पर आगे किया गया है, और अब तो एक घोषणा पत्र भी आ चुका है जो 20 महीने के अंदर बिहार के हर परिवार में एक सरकारी नौकरी का वादा कर रहा है। दूसरी तरफ एनडीए है जो कि नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर कॉन्फिडेंट है और 20 साल के सुशासन पर वोट मांग रहा है। साथ ही अब मुद्दा एसआईआर का भी गर्म है, वोट चोरी का मुद्दा भी चल रहा है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तहसीन पूनावाला जुड़ गए हैं। तहसीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू विशाल जी, कैसे आप? माफी चाहता हूं, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था। कोई बात नहीं तहसीन, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शक इसी से खुश हैं और हम इस चर्चा को शुरू करते हैं। और सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि भाई 20 महीने में हर बिहार के परिवार में एक सरकारी नौकरी का वादा, जो एक्सपर्ट्स हैं वो गुणा गणित अभी से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब 2.25 से 3 करोड़ परिवार बिहार में मौजूद हैं। ऐसे में 2.25 से 3 करोड़ नौकरियां, सरकारी नौकरियां ये देनी पड़ेंगी। सवाल पूछा जा रहा है कि ये जब घोषणा पत्र बन रहा था तो किसी एक्सपर्ट को बिठाया गया था साथ में, या बिल्कुल हवा में घोषणाएं कर दी गई हैं? नहीं विशाल जी, बिल्कुल हर एक चीज जो इस घोषणा पत्र में, जो महागठबंधन इंडिया अलायंस का घोषणा पत्र है, हर एक चीज सोच समझकर तेजस्वी और राहुल गांधी जी ने उसको आगे रखा है। तो जहां तक सवाल है नौकरियों का, मुझे एक बात समझ में नहीं आती विशाल जी। महागठबंधन और इंडिया अलायंस की सरकार कह रही है कि बिहार का युवा, बिहार का आदमी अब पलायन नहीं करेगा, बिहार में नौकरी करेगा, बिहार में वो रहेगा। और सामने जो है भाजपा और नीतीश जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम बिहार में कोई नौकरी नहीं देंगे, ये तो संभव ही नहीं है। ये तो बात मुझे समझ में नहीं आती। जहां तक सवाल है इकोनॉमी का, क्योंकि बात बात सवाल के इतना पैसा कहां से आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, जो पूरा, अगर आप पूरा मैनिफेस्टो पढ़े इंडिया अलायंस का, ये करता है कि 3 लाख करोड़ से बिहार का बजट अगले 5 साल में 10% सीएजीआर पे होगा, 15 लाख करोड़। तो जहां तक सवाल है ये एडिशनल 2-2.5 लाख करोड़ नहीं, का, कैसे ये कैसे आसानी 3 से लाख करोड़ होगा से 15 लाख करोड़ कैसे हो जाएगा? क्योंकि 10% ग्रोथ होगा। 10% ग्रोथ 5 साल में, कंपाउंडिंग ग्रोथ के अंदर। नहीं, पर आप तो अगले 20 महीने में कह रहे हैं कि ये हो जाएगा, नौकरियां मिल जाएंगी 20 महीने में, और आप जो कह रहे हैं वो तो कई वर्षों में होगा। 15 लाख करोड़, 20 महीने में 3 करोड़ नौकरियां देनी पड़ेंगी। अगर 20-25 हजार की सैलरी मान ले हम, तो ये जो बजट बैठेगा ये बिहार के बजट से डबल है। और हमारे पास एक एग्जैक्टली डबल है। और हमारे पास, क्योंकि ये पहले 1.5-2 साल के लिए बजट के ऊपर स्ट्रेन होगा, इसके लिए एक पूरा प्लान और पूरी व्यवस्था है, किस तरह से सैलरीज दी जाएगी, किस तरह से लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा जब तक बजट नहीं बढ़ेगा। और मैं आपको कह रहा हूं, आज जो बिहार का बजट 3 लाख करोड़ है, 5 साल में 15 लाख करोड़ होगा, और 2 साल का टफ समय होगा, लेकिन उसके लिए भी प्रावधान कर दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं, आज लोग और बराबर है सवाल पूछ रहे तहसीन, कोई एक राज्य तो बताइए भारत में जहां पर हर परिवार में सरकारी नौकरी हो। कहीं ऐसा हुआ है? कहीं ऐसा देखा है आपने? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इसलिए बिहार वो अद्भुत राज्य होगा जो इस तरह की गारंटी देगा कि जो नौकरी आदमी बिहार में करता हो, सरकार उसको गारंटी बिहार के अंदर नौकरी देगी। आपको ये चीज समझना होगा। तो सरकार गारंटी नौकरी देगी। फॉर एग्जाम्पल, मनरेगा जो है उसके दिन बढ़ाए जाएंगे, उसका जो मिनिमम गारंटी बढ़ाया जाएगा, वो भी एक सरकारी गारंटी। तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जिसको ऑलरेडी गिनती में लेके, गणित में लेकर प्रावधान किया गया। तहसीन, आप तो बहुत जानकारी रखते हैं। मेरे हिसाब से तो केंद्र सरकार के पास ना राज्य सरकार के पास इतने कर्मचारी नहीं है जितनी टोटल नौकरियां बिहार में देने जा रहे हैं। इतनी नौकरियों की जरूरत है। सवाल उठता है कि अब सरकार को इतनी नौकरियों की जरूरत है, क्योंकि ये, इसको राजनीति से अलग करके सोचिए। जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे वैसे मशीनें जो हैं वो एक के बजाय 10 आदमियों का काम करने लग रही हैं। अगर आप उन मशीनों का हटाकर आदमियों से काम करवाने लगे, जैसा कि कंप्यूटर के आने से पहले कहा जाता था, तो उससे सरकार का जो खजाना है वो खाली होता चला जाएगा। आप प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ खजाना खाली करते चले जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं खुद एआई के व्यवसाय में हूं। मैं तो 100% इस चीज से अग्री करता हूं, इससे मैं इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन
जो सरकारी गारंटी है नौकरियों को लेकर, यानी कि जो आप नौकरी करेंगे बिहार के अंदर उसके पीछे एक सरकारी गारंटी होगी और सरकार गारंटी करेगी कि आप बिहार के बाहर नहीं जाओगे। इसको आपको उस नजरिए से देखना चाहिए। देखिए, करीबन बिहार का पॉपुलेशन मान लो एक 12 से 13 करोड़ का 13 से 14 पॉपुलेशन करोड़, है। हाँ। और हाँ, मैं क्योंकि क्योंकि उसमें बुजुर्ग यंगस्टर्स आ गए, ठीक है। तो मैं एक कह रहा हूं एवरेज 3 करोड़ यंगस्टर्स को बिहार में रखकर नौकरी देना, उसके पीछे सरकारी गारंटी, ये है मंशा। और अगर उनको नौकरी नहीं मिले तो सरकार उनको गारंटी करेगी कि उनको कम से कम इतना, चाहे मनरेगा हो चाहे किसी और माध्यम से उनको रोजगार मिले। यह प्रावधान भी किया गया कि जो डेली वेज है वो 200 रुपए से 400 रुपया किया जाए, ताकि इनको पलायन ना करना पड़े, गुजरात, मेरे राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु नहीं जाना पड़े, इनको बिहार के अंदर रुकना पड़े। अब सवाल आता है फिर इसमें इकोनॉमी कैसा बढ़े, इकोनॉमी का कैसा होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे जैसे बिहार में वो रहेंगे, बिहार में पैसे कमाएंगे, बिहार में उनको समझो 400 रुपए के हिसाब से 200 दिन की गारंटी जो तेजस्वी यादव दे रहे, वो उनको महीने का सालाना 80,000 से लेके 1,20,000 मिलेगा। वो पैसे कहां खर्च करेंगे? बिहार के अंदर करेंगे तो और दुकानें खुलेगी और रेस्टोरेंट खुलेंगे और ढाबा खुलेंगे और न्याय की दुकान खुलेगी और क्योंकि पैसे सर्कुलेशन में आएगा, जीडीपी बढ़ेगी। ये पूरा वेल थॉट ऑफ प्लान है। ये पूरे प्लान को इन्होंने एक मुद्दे को उठा दिया। भाजपा इसका इसका जवाब नहीं देती कि 20 साल से पलायन क्यों सबसे ज्यादा है। ठीक है, हमारा प्लान है, हम 3 करोड़ लोगों को गारंटी नहीं दे पाएंगे, 1 करोड़ 1.5 करोड़, 1 करोड़ 1.5 करोड़ पलायन तो रोकेंगे, वहां से तो शुरू करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। लेकिन कम से कम हम एक प्रयास तो कर रहे हैं। भाजपा क्या करी? नहीं, आप जाइए गुजरात में नौकरी कीजिए, आप जाइए तमिलनाडु में कीजिए, आप जाइए महाराष्ट्र में कीजिए। आपने बिहार में कितने इंडस्ट्रीज लाए? और हम इंडस्ट्री लाएंगे ना, हम एआई की इंडस्ट्री लाएंगे, हम टेक हब बनाएंगे, हम आईटी हब बनाएंगे। कल ही मैं तेजस्वी और उनकी बहनों से बात कर रहा था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो वक्फ कानून को लेकर है। घोषणा पत्र में कह दिया गया कि भैया संसद के द्वारा पास कानून बिहार में तो आने नहीं देंगे। इससे पहले तेजस्वी कह चुके हैं डस्टबिन में डाल देंगे। यही बात उमर अब्दुल्ला कहते थे, मेरी सरकार बना तो जम्मू कश्मीर में 370 ले आऊंगा। ममता बनर्जी कहती थी बंगाल में सीए लागू नहीं होने दूंगी, सीए भी लागू है, 370 भी वापस नहीं आया। सरकार बन जाती है, उसके बाद जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो कहते हैं तो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये बात आपकी सही है, इससे मैं इत्तेफाक करता हूँ। कोई भी कानून जो केंद्र की सरकार की सरकार बनाती है और पार्लियामेंट उसे पास करती है, राज्य की सरकार या कोई सूबा उसे अमेंड नहीं कर सकता। इसमें मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ। दूसरी चीज, और कल ही ये बात मैंने बताई, दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि मान भी लो आपके पास असेंबली के अंदर बहुमत है और आपने उसको उसमें कोई अमेंडमेंट लाया, प्रावधान लाया, आपने उसको निकालने की कोशिश की, आदरणीय गवर्नर या हर एक्सेलेंसी राष्ट्रपति से साइन ही नहीं करेगी, तो फिर वो कानून में कुछ हो नहीं सकता। आप ये कर सकते हो कि जो एग्जिस्टिंग कानून है उसको और मजबूत करते, मुसलमानों की जो वकफ की प्रॉपर्टी आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप उस पर और ख्याल रख सकते हो, आप ये देख सकते हो कि उसको एनक्रोचमेंट ना हो। तो कानून इसका जो मतलब आप सेंट्रल मानते कानून हैं है, आप कि बिल्कुल घोषणा पत्र में लिखी गई बात गलत है, ये नहीं लिखना चाहिए था? मैं ये बात मानता हूं कि ये वर्तमान में संभव नहीं है। जो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है, पार्लियामेंट ने पास किया है और स्टेट ने उसे रेटिफाई किया है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो कर भी दिया अपने स्टेट असेंबली में, स्टेट चेंज, गवर्नर उसे साइन ही नहीं करेंगे या राष्ट्रपति, आदरणीय राष्ट्रपति साइन ही नहीं करेगी। इसके बाद आपके पास फिर आएगा, फिर आप भेजोगे, फिर वो भेज देगी, तो ये साइन ही नहीं होगा। उससे अच्छा मेरा ये सजेशन है कि आप वकफ के कानून को और मजबूत कीजिए और देखिए कि जो लोग वकफ की प्रॉपर्टी पर जो लोग ने कब्जा किया है वो कब्जा आप छुड़ाइए। जो लोग वकफ की प्रॉपर्टी पे 5 स्टार होटल बनाते हैं, मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूं, आप उनसे बराबर मार्केट रेट के हिसाब से आप रेंट लीजिए और वो देखिए कि गरीब मुसलमानों में वो रेंट के हिसाब से उनको एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर मिले। इन चीजों का प्रावधान कीजिए, उस कानून को और मजबूत कीजिए। मैं इससे आपसे मैं आगे बढ़ता हूं और एक मुद्दा जो प्रशांत किशोर ने उठाया, जो बिहार में काफी चल भी रहा है लेकिन कांग्रेस उसमें बहुत लीड नहीं ले पाई। उन्होंने सम्राट चौधरी को लेकर बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए, हत्या का मुकदमा, पढ़ाई कितनी की है, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही। कमाल की बात है कि कांग्रेस उसमें कुछ लीड नहीं ले पाई। कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर सम्राट चौधरी को घेर नहीं पाए कि साहब इन सवालों का जवाब दीजिए। क्या प्रशांत किशोर ने मुद्दा उठाया तो उसकी अहमियत कम हो जाती है, या कांग्रेस प्रशांत किशोर की बातों को ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कांग्रेस को उठाना चाहिए और हर एक बिहार के व्यक्ति को, इनफैक्ट हर एक भारत के नागरिक को उठाना चाहिए। सम्राट चौधरी सिर्फ 7 लोगों के खून का अक्यूज नहीं है, वहां पर वो जेल में गया था और जेल से इसीलिए छूटा क्योंकि वो उसने अपनी उम्र बताई कि वो 15 साल का था। इसके अलावा अगर विशाल भाई उनको एक सिंपल सवाल पूछे किस साल में आपने मैट्रिक पास किया, वो उसका जवाब दे नहीं पाएगा। सम्राट चौधरी देश से फ्रॉड कर रहा है,
मैं बड़े जिम्मेदारी से अपने शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। सम्राट चौधरी बता दे भैया, 10वीं की कक्षा आपने किस साल में पास की, और जिन 7 लोगों के खून में आप पकड़े गए, ये छोड़ी ह्यूमन राइट्स ने केस किया, ये क्या वो क्या वो केस आज तक क्यों कोर्ट में नहीं चल रहा, एक। और दूसरा, क्या आपने उस वक्त बताया 15 साल के थे। ये दो चीज का जवाब सीधा सीधा दे, यहां वहां की बातें छोड़कर। सम्राट चौधरी बिहार पे एक फ्रॉड कर रहा है, और इस सवाल का जवाब माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को देना है। क्या भाजपा का रिप्रेजेंटेशन सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति करेंगे, जिन्होंने 7 लोगों की हत्या करने में पुलिस ने उनको जेल में डाला, इसलिए बाहर है क्योंकि उन्होंने बताया उस वक्त उनकी उम्र 15 साल की। ये तो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? मैं तो ये पूछ रहा हूं, आपके पास इतना बड़ा मुद्दा है, वो इतने बड़े नेता हैं एनडीए के, अगर वो उन पर इतने बड़े आरोप लगते हैं और बिहार में वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के पास इतने बड़े बड़े वकील हैं, कोई कानूनी विकल्प आप क्यों नहीं तलाश कर लेते? प्रशांत किशोर पर सब कुछ क्यों छोड़ दिया है? नहीं, प्रशांत किशोर पे नहीं छोड़ा है। मुझे लगता है जैसे ही अब तेजस्वी और आरजेडी कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये जो न्याय की प्रक्रिया है ये इमीडिएटली शुरू होगी। और अगर सरकार नहीं बनी तो न्याय नहीं मिलेगा। फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में वो दस्तावेज डालने होंगे, बताने होंगे कि 15 साल का था। इनफैक्ट इसने अभी जो एफिडेविट डाला है सम्राट चौधरी, उसमें इसने ये भी नहीं डाला किस साल में उसने 10वीं पास किया है। तो ये सारी एफिडेविट जो उसके अलग अलग है, वो माननीय हाई कोर्ट में डाल के, हाई कोर्ट पे उसका एफिडेविट जो कहता है या एफिडेविट लेकर उसे बताना होगा उसको हाई कोर्ट में कि उसने किस साल में क्या किया, 15 साल का है, या अब जो वर्तमान में उसने उम्र बताई वो है 10वीं पास किया, या उसने अमेरिका से पीएचडी किया है, क्या किया है, या तमिलनाडु से कोई कोर्स किया है, वो सब उसको बताना होगा। और ये लीगली परस्यू होना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि सम्राट चौधरी से मुझे कोई उसने कोई व्यक्तिगत वो है, इसलिए कि सम्राट चौधरी जैसे नेता इस तरह से सिस्टम का उपयोग करते, उप मुख्यमंत्री बनकर एफिडेविट पर अगर झूठ बोलते, तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम पे सवाल उठते। योगी जी बिहार पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये देखिए अपराधियों को टिकट देते हैं, शहाबुद्दीन के बेटे का जिक्र किया, उसामा का जिक्र किया, तो कहा कि अपराधियों और माफियाओं के साथ चलते हैं ये। यूपी में ये आरजेडी की एक सहयोगी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उस पर तो हमने बुलडोजर चला दिया, अब बिहार में माफियाओं पर बुलडोजर चलाएंगे क्योंकि ये लोग तो सिर्फ माफियाओं के साथ खड़े हैं। यही बताते कि आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कितना माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदर करते, जबकि बुलडोजर चलाना माननीय सुप्रीम कोर्ट और वर्तमान चीफ जस्टिस। आपको अपराधी वाली बात पर आपत्ति नहीं है, सिर्फ बुलडोजर वाली बात पर आपत्ति है? नहीं, आपत्ति है ना मेरे पास। तो आप बीजेपी का क्रिमिनल रिकॉर्ड दीजिए, आप एडीआर का क्रिमिनल रिकॉर्ड दीजिए। सबसे अधिक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने फाइल किया सारे भारत में अभियान, वो बीजेपी है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि हर जगह पे हो रहा है और ये सिस्टम को क्लीन करने की जरूरत है, पर क्या सिस्टम को बुलडोजर और एनकाउंटर से क्लीन करेंगे, या सिस्टम के अंदर हम न्याय व्यवस्था जल्द से जल्द हो उसको क्लीन करेंगे? क्या सम्राट चौधरी अपराधी है या नहीं है? 7 लोगों के खून उनका आरोप उन पे, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे दंगे और कौन से अपराध का उन पे आरोप नहीं था। वो खुद मुख्यमंत्री बनने के बाद वो अपराध उन पर वापस उन्होंने लिया। तो क्या सिस्टम हमें फील करना, हमें सिस्टम की बात करना चाहिए। एनकाउंटर कोई चप्पल में करता है, बुलडोजर चाहे कोई भी पक्ष का हो, क्या ये हमारा जस्टिस होगा या कोर्ट जल्दी चले, ये आप लोगों को तय करना, भारत के आवाम। ठीक है, मैं एक और बहुत अहम मुद्दा उठाता हूं, एसआईआर और वोट चोरी आप लोगों ने मुद्दा उठाया, पर मुझे ऐसा लगता है दोनों ही मुद्दों को आप कोई निर्णायक मोड़ तक आप पहुंचा नहीं पाए। एसआईआर हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दी, कुछ बदलाव आ गए, 65 लाख लोगों से उससे लेकर 69 लाख के बीच में नाम कट गए, तो नाम तो कट गए, जिनके नाम कटने थे सुप्रीम कोर्ट में आप लोग साबित नहीं कर पाए ऐसा कि कुछ गलत हुआ है। आधार कार्ड जोड़ना था वो जुड़वा दिया गया, ठीक है साहब, 65 लाख लोगों के नाम वेबसाइट पर डाल दीजिए, बता दीजिए कि नाम क्यों काटे थे, वजह लिख दीजिए उसके सामने। चुनाव आयोग ने कहा ओके कर देंगे, हो गया एसआईआर। एसआईआर की बात को एक कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा। पहले एसआईआर की बात, और मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, वर्तमान में वो मुद्दा नहीं, मैं बिल्कुल उससे शुरू करता हूं और इत्तेफाक करता हूं। लेकिन एसआईआर का मुद्दा शुरू इसलिए हुआ था कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने शुरुआती दौर में आधार और खुद का एपिक कार्ड यानी कि वोटर आई कार्ड एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, वहां पे सुप्रीम कोर्ट में उनको हार मिली। दूसरा, वो ये बताने से इनकार कर रहे थे कि किसका नाम कटा हुआ है और क्यों कटा हुआ है। यहां तक कि माननीय चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, उदाहरण के तौर पे विशाल, लेकिन उन्होंने पीयूष का नाम लिया था। कोई भी पीयूष हो सकता है, पीयूष, बट पीयूष जी के विशाल का तो सरनेम एक ही होगा, पीयूष जी का तो सरनेम एक ही होगा, एड्रेस तो एक ही होगा। विशाल कालरा जिनके पिताजी का नाम, एड्रेस, वो तो एक ही हो गया ना। तो वो उन्होंने इस तरह की बातें की, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तीसरी बात, माननीय गृह मंत्री साहब लगातार, यानी कि केंद्र गृह मंत्री साहब अमित शाह जी बिहार में आके कह रहे थे कि घुसपैठिए। अब पता चला कि कोई घुसपैठिए नहीं। अब मेरा सवाल इलेक्शन कमिश्नर माननीय गृह मंत्री साहब से, कितने घुसपैठिए निकले?
घुसपैठिए निकले तो क्या उन्होंने 2024 में वोट किया? अगर किया तो ये सरकार इलेजिटिमेट है, जो वर्तमान सरकार है केंद्र की, कि अधिक सीट बीजेपी को तहसीन मिला। भाई, अगर आप भी नहीं जानते किया हैं, आप भी उन्होंने, जानते हैं कि चुनाव आयोग का काम घुसपैठिए पता लगाना नहीं है। चुनाव आयोग ने बिल्कुल एसआईआर की प्रक्रिया बिल्कुल, की, ये एक राजनीतिक बयान था घुसपैठिए वाला। चुनाव आई आयोग को एग्री आप विथ कभी यू इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि आपने घुसपैठिए नहीं पकड़े। 100%, हाँ, तो मैं 100%, वही कह रहा हूं कि आप निर्णायक मोड़ तक नहीं ले लेकिन जा लेकिन पाए ना लेकिन एसआईआर को। लेकिन नहीं, आप समझे नहीं, मेरी तो राजनीतिक लड़ाई है। मैं बिल्कुल सही कहता हूं। माननीय गृह मंत्री जी को मैं कोट कर रहा हूं। आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि एसआईआर इसलिए कर रहे ताकि इलेक्शन कमीशन घुसपैठियों को पकड़ते बाहर निकाले। तो मेरा सवाल आदरणीय गृह मंत्री से, क्योंकि वो फेल हो गए, वो नहीं पकड़ पाए हाँ, ये घुसपैठियों बात को, गलत थी, और ये वो राजनीतिक इलेक्शन बयान कमीशन था, पे ये साफ हो गया बिल्कुल। पर फिर भी तो फिर मैं भी एसआईआर हो राजनीतिक गया, बयान करूंगा। पर फिर भी एसआईआर हो गया, आप ना करते रहे एसआईआर को मुद्दा। आपने खुद नहीं एक्सेप्ट नहीं किया नहीं, कि एसआईआर के हम कभी खेला। एसआईआर मुद्दा नहीं बन पाया बिहार चुनाव का, उस पर वोट नहीं अगर मांगा जा सकता। अगर आप तेजस्वी यादव जी के बयान देखे या राहुल जी के बयान देखे, उन्होंने कहा कि हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है, हम जिस तरह से एसआईआर हो रहा है उसके खिलाफ है। आपने कहा और उसके बाद एसआईआर की आपने प्रक्रिया को कहा स्ट्रीमलाइन कर दिया दलितों गया। का, पिछड़ों का, मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है। आप कोई डेटा लेकर नहीं पहुंचे कि जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे गए उसमें कितने दलित, कितने पिछड़े, कितने मुसलमान, और जिसमें से जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट थे फिर भी उनके नाम काट दिए गए। चुनाव आयोग तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कोई अपील नहीं है हमारे पास। तो वो तो क्योंकि हम बैठे थे बिल्कुल मजबूती से एसआईआर पर निगरानी रखते हुए, इसलिए वो नहीं काट पाए नाम। मतलब अब नहीं है ना मंशा कोई तो यही थी गड़बड़, घुसपैठिया अब के वोटर नाम। लिस्ट जो है वो ठीक है, मंशा अब तो गड़बड़ यही नहीं थी है ना वोटर लिस्ट में ना। कि वो घुसपैठिया करे। मंशा तो यही थी ना कि वो गड़बड़ करे। मंशा तो यही थी ना कि आधार और एपिक कार्ड को ना जोड़े। ठीक है। यही तो मंशा थी। इस मंशा को हराने का हमने काम किया है। और पहली बार, बहुत दुख होता है, इलेक्शन कमीशन जो एक संवैधानिक संस्था है, उसके साथ हमें नहीं लड़ाई करनी है। हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं, क्यों, क्या बात कर रहे हैं आप? राहुल गांधी तो सीधे सीधे ज्ञानेश जी के बारे में कहते हैं, जो भी कहते हैं, सीधे उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि आदरणीय चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं कि आदरणीय विपक्ष के नेता एक एफिडेविट है। विशाल जी, मैं 10 सेकंड लूंगा। एफिडेविट देने को तैयार है। वैसे 2022 में अखिलेश यादव जी ने एफिडेविट दिया, उसका क्या हुआ अब तक पता ही नहीं उन्होंने। किस कानून के तहत एफिडेविट है? जो कानून उन्होंने खुद साइट किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, वो कानून के वर्बैटम है कि आपको एफिडेविट उस कानून के तहत तब दे सकते जब प्रीवियस रूल बना हो और उसमें ऑब्जेक्शन हो। अब आप मुझे बताइए, छोटी सी चीज है। आज इस इंटरव्यू को कोट करते हुए कल को कोई आदमी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और ये कहे कि ये साफ जो कुछ भी बात की जा रही है ये विशाल और तहसीन के बीच में बातचीत हुई थी और मैं वहीं से कोट कर कर कह रहा हूं, तो उसे लिखकर तो देना पड़ेगा ना कि साहब इस तारीख को इतने बजे मैंने ये इंटरव्यू देखा था, वहां से ये डेटा मैंने लिया था, ये एफिडेविट मैं लिखकर दे रहा हूं। तो यही तो चुनाव आयोग कह रहा है कि ये डेटा आपने चुनाव आयोग से लिया है, इसे लिखकर दे दीजिए, ये डेटा आपने हमसे ही लिया है ना, बस इतना ही तो पूछ रहा है वो। चुनाव आयोग कह दे कि उनका डेटा नहीं लिखकर दूसरी चीज। अरे पर जो आरोप लगा रहा है वो बताएगा ना। एक सेकंड मैं अपने आपको एक सेकंड, कोई कह रहा है, आप और मैं कोई कानून या संवैधानिक व्यक्ति नहीं है। जब आप एक संवैधानिक संस्था को कोई एफिडेविट देते या कोर्ट में आप एफिडेविट देते हो, कहीं पर भी देते हो, आप किसी और को देते हो या आप पासपोर्ट में देते हो, वो एक कानून के तहत आता है। विशाल भाई, आप मुझसे ज्यादा जानकार है, आप मुझे नियम जो इलेक्शन कमीशन ने अपने प्रेस रिलीज में देगा वो नियम आप पढ़ लीजिए। इलेक्शन कमीशन की जो एक्ट है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, सेक्शन 20 के तहत उन्होंने कहा राहुल जी को एफिडेविट है, आप वो खुद पढ़ लीजिए। वो सेक्शन के तहत आप दे ही नहीं सकते, वो खुद ही गलत सेक्शन कोट कर रहे हैं। मुझे माननीय मेरा प्रश्न बस ये है तहसीन कि आप निर्णायक मोड़ तक वोट चोरी को नहीं पहुंचा पाए। मेरा प्रश्न है, अब जब 6 नवंबर को और 11 नवंबर को वोटिंग होगी बिहार में, तो क्या ये वोटिंग वोट चोरी वाली वोटिंग होगी या बिना वोट चोरी वाली वोटिंग होगी, ये बताइए। जब 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोट होगा, हर एक बिहार का व्यक्ति इसलिए वोट करेगा क्योंकि उसकी वोट को चोरी करने की कोशिश की गई थी और उसको बचाने का काम आदरणीय तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी ने। तो अभी पक्का नहीं पता है कि वोट चोरी होगी या नहीं होगी, ये कंफर्म नहीं है। नहीं, कोशिश की गई थी, इसलिए तो आधार और एपिक कार्ड नहीं जोड़ा गया। अब क्या आप ये गारंटी से कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जिस मुद्दे को उठाया अब वो समस्या सॉल्व हो चुकी है, अब वोट चोरी नहीं होगी? 6 तारीख और 11 तारीख की वोटिंग बिना वोट चोरी वाली होगी। इस बात को मैं गारंटी से कह सकता हूं, अगर फ्री और फेयर इलेक्शन हुए आरजेडी और कांग्रेस, अगर है ना इसमें, अगर मैं यही तो कह रहा हूं, अगर फिर चुनाव के बाद अगर आप हार गए, अगर चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी हारी तो आप कहेंगे वोट चोरी हुआ था, और अगर जीती तो कहेंगे नहीं हुआ था। विशाल भाई, बहुत सारी ऐसी चीजें पिछले चुनाव में भी हुई है। अंदर कैंडिडेट को घोषित किया गया, विजेता घोषित कर दिया गया,
बाद में सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो हमें अलर्ट रहना है, हर चीज को रोकना है, हर चीज के साथ काम करना है, और माननीय इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के साथ काम करना है। हम उनके कोई खिलाफ नहीं है, ये हमारी संस्था है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, आप देश के संविधान के दायरे के अंदर काम कीजिए बस। अच्छा मुझे बताइए, जब भी सवाल इलेक्शन कमीशन से उठे, भाजपा क्यों आती है उनको डिफेंड करने को? मैं और एक आपसे सवाल पूछता हूँ, हालांकि थोड़ा सा अलग मुद्दा है, बट विशाल भाई आप बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं। जब भी एक उदाहरण के तौर पे ईवीएम में कोई गलत वोट होता, मैंने कह रहा हूँ ईवीएम में ढांढी, कभी कोई गलत वोट होता है कहीं पर भी, यहां तक कि केरला में जहां पर भाजपा का ज्यादा पावर नहीं, एक्स्ट्रा वोट हमेशा भाजपा का क्यों नहीं करता? कभी हाथ का, लैंटन का, साइकिल का, झाड़ू का नहीं निकलता, कमल नहीं निकलता। ये ऐसा कैसा मैन फंक्शनिंग है अच्छा ईवीएम का अच्छा, कि ईवीएम जब भी आपने आप निकाला पढ़ो। तो मेरे मन में एक और सवाल भी, मैंने सोशल मीडिया पे कहीं पढ़ा, मुझे लगा आपसे पूछना चाहिए। किसी ने लिखा था कि अगर ईवीएम सेट कर ही ली है बीजेपी ने, तो फिर वोट चोरी करके चुनाव जीतने की जरूरत क्या है? फिर तो ईवीएम सेट ही है, उसी से जीत जाते चुनाव। नहीं, क्योंकि अभी जो है सवाल, देखिए जिस तरह से वोटर लिस्ट में नॉन ट्रांसपेरेंसी हुई थी महाराष्ट्र और हरियाणा के, खास करके महाराष्ट्र के अंदर कुछ सवाल थे जिसका जवाब नहीं दिया गया, कर्नाटका के अंदर जो सवाल है उसका जवाब नहीं दिया गया, सीआईडी की इंक्वायरी का जवाब नहीं दिया गया, कोऑपरेट नहीं हो रहे। आज एक घर के अंदर 80 वोटर कैसे निकल रहे, वो भी जिनका कोई लेना देना नहीं। अच्छा ये कहते हैं कि 0 नंबर एड्रेस ही होता, जिनके पास घर नहीं होता, जिनके पास कोई एड्रेस नहीं होता, तो हम उनको 0 नंबर वोटर आई कार्ड देते, ठीक है। आप मुझे आधार में बता दीजिए कोई वोटर हाउस 0 नंबर हाउस नंबर। फिर अगर आप कहते हैं आधार नहीं, तो आधार और वोटर आई कार्ड को आप क्यों जोड़ रहे थे? ये तो खुद इलेक्शन कमीशन कह रही थी, तो राहुल गांधी और तेजस्वी ने करे। नहीं, तो आधार ये कार्ड खुद तो अपने अभी भी नहीं सवाल का माना जवाब नहीं चुनाव देते। आयोग ने। अभी जो आखिरी मैं प्रेस भी खुद कॉन्फ्रेंस मानता हुई हूं, मैं है, खुद बिल्कुल मानता हूं, साफ कर दिया, आई नहीं एग्री मानेंगे विद यू। आधार कार्ड को। आधार के खिलाफ में वो जो जो स्टेटमेंट चुनाव आयोग दे रहा हूं, मेरा स्टेटमेंट है। आधार ना ही सिटीजनशिप का प्रमाण है, ना ही वो कोई और चीज का प्रमाण है, हाँ, लेकिन आधार एड्रेस का प्रमाण है। और एड्रेस का अगर प्रमाण है और एपिक कार्ड में 0 नंबर हाउस एक्सेप्टेड है, तो आधार में क्यों नहीं है? एक, अगर एपिक कार्ड में और आधार में नहीं, तो आप एपिक और आधार कार्ड को कैसे जोड़ रहे थे? मैं मान रहा हूं उसको नहीं मान रहे। तीसरा, आधार आप कहते हो कि नागरिकता का प्रमाण नहीं, मैंने मान लिया। इनके जो 11 दस्तावेज, उसमें से 7 दस्तावेज नागरिकता के प्रमाण नहीं, पासपोर्ट छोड़कर बाकी। तो जब वो नागरिकता के प्रमाण नहीं, वो स्टैंड अलोन कैसे, और आधार क्यों नहीं, उसका जवाब नहीं, दे पर दे सुप्रीम इलेक्शन कोर्ट ने इस कमीशन। पर कोई तो आपत्ति नहीं इलेक्शन की, बस कमीशन इतना सिलेक्टिव कहा कि जवाब सजेशन देते। दे रहे हैं आधार जोड़ लीजिए, और उन्होंने सजेशन नहीं माना चुनाव आयोग ने। बाकी किसी डॉक्यूमेंट पर नहीं आपत्ति नहीं नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कहा था एपिक कार्ड और आधार जोड़ने, हमने नहीं कहा था। वो ठीक है, उन्होंने कहा था, इसका विरोध मैं नहीं किया था। तब उन्होंने कहा था ठीक। कि तब वो उनका सजेशन था एपिक कार्ड और आधार जोड़े। आप देख लीजिए इसके अंदर, तो अगर एपिक कार्ड और आधार जोड़ना है, तो एपिक कार्ड में 0 हाउस नंबर, आधार जी, में कोई 0 हाउस नंबर नहीं, तो प्रमाण क्या होगा? मान लीजिए विशाल भाई का हाउस नंबर एपिक कार्ड में 0 है और आधार में कुछ और है, तो कौन सा हाउस नंबर होगा? ये खुद अपने सजेशन को गलत कह रहे। और मैं सिंपल सवाल पूछता, भाई कर्नाटका में एक घर में 80 वोटर थे, उसका आपने जवाब दिया, क्यों नहीं दिया? आप एसआईटी से क्यों वो नहीं कर रहे कोऑपरेट? जो नाम डिलीट हुए नहीं हुए, वो जो एसएमएस आया उसका आप क्यों डेटा नहीं दे रहे? ओटीपी क्यों नहीं दे रहे? आप एसआईटी से आप कीजिए ना कोऑपरेट। अगर आप अपेक्षा करते कि माननीय विपक्ष के नेता एफिडेविट दे, मैं मानता हूं ये बात, अगर वो कानूनी दायरा बता दे, मैं भी कहूंगा आपके शो पे उनको देना चाहिए एफिडेविट, हालांकि उन्होंने गलत कानूनी दायरा दिया, लेकिन उनको कोऑपरेट करना चाहिए। तो क्या इलेक्शन कमीशन को एसआईटी से कोऑपरेट नहीं करना चाहिए? दोनों को करना चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। आप क्यों कोऑपरेट मैं नहीं? उम्मीद करता हूं कि अखिलेश यादव के इसका एफिडेविट का समाधान क्या जल्द हुआ? निकलेगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा। आप थोड़ा सा देर से जुड़े, मेरे पास समय की थोड़ी सी मर्यादा है, मुझे यहाँ पे आपको रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए।